नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब से आई। खबर क्या है? रवनीत बिट्टू जो सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यहां पर चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि हाईकमान ने कहा है जिसको नहीं मंजूर वो इस्तीफा दे दे। अब इससे स्पष्ट क्या कहा जा सकता है? हालांकि आप जानते हैं कि पार्टी की जो स्टेट यूनिट है, उनकी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई और वहां पर किस तरह की बात हुई थी कि हम अकेले लड़ेंगे। अब ये कैसे सुलझेगा? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपना जिस तरह का वर्चस्व रख रही है, सीट शेयरिंग के ऊपर बात कर रही है, लेकिन उस तरह से अपने ही घर को पहले संभाल नहीं पा रही है, तो वहां सीट शेयरिंग कैसे करेंगे? चलिए, इस सब के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीति के विशेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सरदाना। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना जी का। सर नमस्कार। नमस्ते सभी दर्शकों को, और रोहित जी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद सर। सर, आपने सुन ही लिया होगा कि अभी जो हालिया बयान आया है सांसद रवनीत बिट्टू का, तो सबसे पहले तो क्या कांग्रेस को अब ये देखना होगा कि पहले अपना इंटरनल मैकेनिज्म ठीक कर ले? उधर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, इधर स्टेट यूनिट कह रही है अकेले लड़ेंगे। चलिए, ये तो ठीक है, पार्टी आपस में बात कर ले, लेकिन पार्टी के बीच से ही दो आवाजें आना, सिद्धू साहब कह रहे हैं लड़ लेना चाहिए, अब रवनीत बिट्टू कह रहे लड़ लेना चाहिए, जिनको नहीं मंजूर वो इस्तीफा दे दे, और स्टेट यूनिट तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनीति को बहुत दूर से भी देखता हूँ, नज़दीक से भी देखता हूँ, अपने एंगल से भी देखता हूँ और एक अन्य वोटर की एंगल से भी देखता हूँ। उसके बाद मैं एक राजनीतिक पार्टी के दृष्टिकोण से भी इसको देखता हूँ। अगर हम इसको ये मान के चलें कि जब INDIA बना, तो जी। उनका जो मुख्य एम था, वो एम ये था कि हम अपने सारे मतभेद भुलाते हुए जी। पिछली सारी जो कि एक दूसरे के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़े हैं, कैंपेनिंग की है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए हैं, एक दूसरे के सिद्धांतों को काटा है, एक दूसरे की बुराइयां करी हैं, सब कुछ किया है। लेकिन अभी हम सबका ध्येय एक है कि हमने भाजपा, और खास करके भाजपा में भी जो नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी का है, उसके खिलाफ हमने लड़ना है। पहली बात यह है कि जब ये इकट्ठे हुए हैं तो इसलिए ये हमने मान लेना चाहिए कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एक पॉइंट जो है वो भाजपा और नरेंद्र मोदी के हक में चला गया। अब दूसरी बात आपने पंजाब के संदर्भ में कही। पंजाब के संदर्भ में कांग्रेस ने अपने ऊपर इतने ज्यादा गोल किए हैं, इतने ज्यादा सेल्फ गोल किए हैं कि कांग्रेस को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा। एक के बाद एक बात हो जाती है। उनके जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है उनको वो संभाल के नहीं रख सके। जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया वो कांग्रेस छोड़ के चले गए, वो भाजपा में चले गए, जिसको आप कांग्रेस हराना चाहती है। तो उसमें अब दोबारा जब अगर हाईकमान ने, INDI ने फैसला किया है कि हम सीट शेयरिंग करके लड़ेंगे, तो मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस के अंदर ये दुविधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस लेवल तक एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल चुके हैं कि उनको ये लगता है कि हम अगर वोट मांगने जाएंगे तो हम किस मुंह से वोटर को कहेंगे। और वोटर आजकल बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया से और ज्यादा जागरूक हो गया है। मीडिया तो जो है दो ग्रुपों में बटा हुआ है। एक को गोदी मीडिया कहा जाता है, एक को जो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि लिबरल कहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि दूसरा गैंग उनको बोलता है कि ये टुकड़े टुकड़े वाले हैं। तो जो भी है, मीडिया के दो ग्रुप हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ये, और मुझे लगता है कि समय के साथ सेटल होते होते जो लोग इसको बहुत ज्यादा दिल पे लगा लेंगे, या तो वो कांग्रेस में रहते हुए भी शांत हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस की हाईकमान की बात मान लेंगे। हालांकि राहुल गांधी की बात वहां पे कितनी सुनी जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अगर एक जगह पे सीट शेयरिंग होती है, दूसरी जगह पे नहीं होती, तो फिर पंजाब में भी नहीं होगी। अगर बंगाल में ना हुई, दिल्ली में ना हुई, तो यही बात पंजाब में भी लागू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हर किसी को ये जो बातें पब्लिकली बोली जा रही हैं,
ये इनको अगर थोड़ी सी भी राजनीति की समझ हो तो ये बातें बंद कमरे के अंदर होनी चाहिए और वहां से जो फैसला है वो बाहर आना चाहिए। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी जैसा क्या जिसे मैं कहूँगा कि चाणक्य नीति वाला व्यक्ति जो है वो उन्हीं की गेंद से उनके गोल करता रहेगा और ये अपने ही जाल में फंसते रहेंगे और इसी कंफ्यूजन में वोटर को ये लगेगा कि चलो सभी में कमियां भी होती हैं, सभी में कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, तो कम से कम स्टेबिलिटी के लिए तो हमें नरेंद्र मोदी को ही वोट देनी है। तो इस बात का फायदा वो उठाएंगे और वो अपनी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने सारी की सारी ऑपोजिशन को पहले तो INDA बनाने पे मजबूर किया, अब सीट शेयरिंग के ऊपर इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि हर पार्टी के अंदर अंतर्विरोध पैदा कर दिया है। उन्होंने किया नहीं है लेकिन उन्होंने एक मनोविज्ञान का खेल खेला है और ये मनोविज्ञान जो है वो बाकी बात समझ नहीं पाए और उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसका खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस को खास करके देखना पड़ सकता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह का बयान अभी आया है रवनीत बिट्टू का, तो अगर ये क्लैश आगे बढ़ता है, अगर यूनिट में आपस में नहीं एक समन्वय बनता है, तो टूट की स्थिति भी देखने की मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने उस दिन कहा था पिछली बैठक में नहीं होगा तो फिर कर देंगे, दे देंगे इस्तीफा, और आज बिट्टू ने साफ तौर पे कह दिया आप दे दीजिए इस्तीफा। ऐसा है कि जिन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दीजिए उनको इस्तीफा मांगने का या इस्तीफा लेने का कोई अधिकार नहीं है। जिनको कहना चाहिए जो कांग्रेस का हाई कमांड है, अगर वो कहेगी रवनीत बिट्टू जी वड़िंग से इस्तीफा नहीं मांग सकते, उनसे मांग सकती है, कांग्रेस की हाई कमांड मांग सकती है कि आपको प्रधान बनाया है तो आप छोड़िए, ठीक है ना। जब तक वो नहीं कहती तो रवनीत बिट्टू को हम आधिकारिक उनका ये नहीं कह सकते कि बयान है। रवनीत बिट्टू के कहने का मतलब तो ये था कि जो हाईकमांड के साथ सहमत नहीं है वो पार्टी छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। नहीं तो हाईकमान का स्टैंड कौन सा हमेशा स्टेबल रहा है? हाईकमान भी तो कंफ्यूजन में रही है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, इसलिए ये वो रवनीत बिट्टू की बात का वजन वहां बनेगा या क्या कहते हैं विडंग के और बाजवा की बात का वहां पे प्रभाव रहेगा। ये बात क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी राजनीति नहीं करना चाहते, उनसे राजनीति करवाई जा रही है और वो राजनीति को अनमने मन से करते हैं, उसका सारा का सारा जो नुकसान है वो कांग्रेस को हो रहा है। हालांकि मैं एक तरीके से ये भी देखता हूँ कि इसी कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से ही ये INDA बना है। अगर कांग्रेस कमजोर ना होती तो कभी INDA ना बनता। तो INDA राहुल में गांधी, चाहे कैसे भी पर है, ये तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी पहले से परिपक्व हुए हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की और कर्नाटक में जीत हुई तो कहा कि उनके सिर सेहरा जाता है, इसी तरह से हिमाचल में जीत हुई, तो परिपक्व नेता के तौर पे उभरते नजर आ रहे हैं वो। देखिए परिपक्व नेता को आप जीत हार से अगर जोड़ के मानेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ज्योति बसु बहुत परिपक्व नेता थे। ऐसा है कि परिस्थितियां जिताती हैं, आपके विरोधी के पास क्या मुद्दे हैं और इमीडिएटली कौन से मुद्दे खड़े हुए जो जनता को लगा कि नहीं हमें इसके लिए हमें इसको बदलना है, तो ये मुद्दे उनके परिपक्वता से कोई वो नहीं होती। परिपक्वता तब होती जैसे G20 हुआ था, उसमें अगर वो भारत ने सक्सेसफुल किया है तो प्रशंसा करते, भारत से बाहर गए हैं भारत की प्रशंसा करते, तो ये बातें परिपक्वता को शो करती हैं। अगर आपके मन में जो बातें हैं उनको किस भाषा में आपने इंटरप्रेट करना है, चाहे क्रेडिट वो वैज्ञानिकों को दे दो, नेतृत्व को ना दो, लेकिन चंद्रयान हो या सेंट्रल विस्टा हो, चाहे उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं G20 हो, इनका जो सारा आयोजन है, क्रेडिट ना देते हुए भी आप भारत की प्रशंसा करते हुए तो वो कर सकते थे। एक बड़ा बड़ा सेल्फ गोल वो करते हैं, जब भारत के नाम के ऊपर वो चर्चा करते हैं तो भारत भारत का प्राचीन नाम है, तो उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट कर देते तो मुद्दा ही खत्म हो जाता, बीजेपी के सारे मुद्दे की हवा निकल जाती। यहाँ ठीक है भारत लिखे, हमें क्या दिक्कत है, तो मुद्दा खत्म था। आप उसका विरोध करेंगे कि आपको किसने हक दिया, ये कैसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, आपने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि आपका सिर्फ काम मुद्दा जो भाजपा या नरेंद्र मोदी की तरफ से है उसका विरोध करना है, तो ये परिपक्वता नहीं कहलाती, तो ये मतलब परिपक्वता कहलाती है। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति जो है
वो मोदी विरोध पे चलती है और मोदी विरोध के चक्कर में वो देश विरोध पे आ जाते हैं। चाहे G20 की बात हो, नहीं बोलना चाहिए था, बहुत सफल आयोजन है, चाहे चंद्रयान की बात हो, चाहे नई संसद की बात हो, तो कहीं ना कहीं मोदी विरोध करते करते ये देश विरोध पे आ जाते हैं कांग्रेस के। ऐसा आप कहना देखिए, चाहते हैं? देश विरोध, वो देश विरोध करते नहीं है, लेकिन देश विरोध उनकी भाषा के कारण उनके ऊपर चिपक जाता है। वो देश का विरोध नहीं कर सकते। मैं ये मान के चलता हूँ, कोई भी भारतीय जो यहाँ पे पैदा हुआ है, इस धरती से में खेल के बड़ा हुआ है, यहाँ के संस्कृति में पला बड़ा है, वो भारत का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं कि जो दूसरे दल वाले हैं उसको ये सिद्ध कर पाते हैं कि ये मोदी के विरोध की बजाय आप देश का विरोध कर रहे हैं। तो ये परिपक्वता, अब आपने परिपक्वता की बात कही थी, परिपक्वता यही होती है कि या तो आप उस मुद्दे पे चुप कर जाएं, चुप कर गए तो आदमी स्वतंत्र है, आपके लिए जो मर्जी कहे, लेकिन आप फंसते नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी भाषा बोल दी और उस भाषा का इंटरप्रिटेशन करने का तो मतलब कुछ हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अब उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म के ऊपर कहा, अब उसको वो जितनी मर्जी सफाई दे ले कि मैं हिंदू का विरोध नहीं करता, मैं उसका विरोध नहीं करता, मैं इनइक्वालिटी का विरोध करता हूँ, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सनातन विरोध सिद्ध हो चुका है, चाहे उसके मन में है या नहीं है। क्योंकि अगर उनके मन में होता तो उनकी माता का घर में मंदिर ना होता, माता घर में पूजा ना करती। तो इन बातों को होने के बावजूद उसको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी का चिपका दिया गया और उसको वो उतार नहीं सकते। अब उनको उसी के साथ ही जीना पड़ेगा, उसी को ही डिफेंड करना पड़ेगा। यही परिपक्वता होती है, और ये परिपक्वता भी राहुल गांधी में नहीं आई है। राहुल गांधी की देखा देखी जो उनके अक्लमंद लोग थे, या तो कांग्रेस छोड़ गए, या कांग्रेस छोड़ गए हैं, या चुपचाप बैठ गए हैं। तब जब उनकी कोई गिनती नहीं है तो जिसका जो दिल करता है वो बोलता है। नवनीत बिट्टू जी अलग बोल रहे हैं, अगर उनको कोई विरोध था तो विडंग जी ऐसे कह रहे हैं, तो उनको वडिंग जी ऐसा कह रहे हैं, तो उनको ये चाहिए था कि हाई कमान को कहें कि इनको रोको। प्रेस में जाके बोलने की क्या जरूरत थी? तो आपको क्या लगता है कि आखिर पंजाब में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? आपको ये लगता है ये मुमकिन है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर मिलके लड़ सकें? ऐसी स्थिति बनेगी, आपको लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी में जो उनके नेतृत्व है, वो जिसे मैं कहूँगा कि अभी, क्योंकि बहुत बचपन में है पार्टी से, कोई हम बहुत बड़ी पार्टी नहीं कह सकते, लेकिन वो ग्रो कर रही है। और कांग्रेस जैसी पार्टी के कंधे के ऊपर बैठ सकते हैं वो, और उसका उपयोग कर सकते हैं। कांग्रेस नीचे गिर सकती है। आम आदमी पार्टी ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा करेगी। जितना भी अंतर विरोध होगा वो कांग्रेस में होगा। अभी हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएं या ना जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो सबका विरोध किया था, उसके बावजूद आईएनडीए में चले गए। सबका विरोध करते हुए भी आईएनडीए में चले गए, तो एक्सेप्ट हो गए, वहां बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। अब जो भी नुकसान होना है वो कांग्रेस का होना है। कांग्रेस साथ लड़ती है तब भी नुकसान है, अलग लड़ती है तब भी नुकसान है। तो आपको क्या नेशनल लगता है पार्टी, बड़ी लड़ेगी? पार्टी होने की, हालिया मौजूदा स्थिति में आपको लगता है कि लड़ेंगे साथ में इकट्ठे? पंजाब की बात करें। देखिए देखिए राजनीति में संभावनाएं हैं। मैं जो संभावनाएं देखता हूँ उसमें 70% चांसेस मैं ये देखता हूँ ये इकट्ठे लड़ेंगे, 30% मैं चांसेस ये देखता हूँ कि अलग लड़ेंगे। और हरियाणा क्योंकि में? कारण ये है कि हर किसी की मजबूरी है, भाजपा और नरेंद्र मोदी, उनको किसी भी तरीके से रोकना है। एक डर की वजह से सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो चाहें या ना चाहें, मेरे को 70% संभावना यही लगती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में इकट्ठे लड़ेंगे, दिल्ली में भी इकट्ठे लड़ेंगे। और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे, जो अगला इलेक्शन होगा, उसकी परिस्थितियां अलग बनेंगी। हालांकि पंजाब में कोई भाजपा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले अकाली दल के साथ रहे, उसके बाद अभी जो कांग्रेस से लिए हुए जो हमारे नेता है उनको नेतृत्व दे दिया गया। अब उसमें कांग्रेस जो भाजपा का अंदरूनी कार्यकर्ता था, चाहे वो, क्योंकि डिसिप्लिन है, कैडर वाला है, वो मान लेता है कि ठीक है कि इसमें कुछ गुण है तो इसको ये हमें ओहदा मिला है। लेकिन अंदर से उनसे इंटरेक्शन या उनसे तालमेल कितना बैठेगा, वो बड़ा दूर की कौड़ी है अभी, तो और क्या उसकी है? वजह से भाजपा को नुकसान होना संभावना है।
नहीं तो क्या बीजेपी और अकाली दल मिलकर लड़ेंगे? इसकी कितनी संभावना है? इनका भी दोनों के बिना ये संभावना मुझे नहीं दिखती। नहीं दिखती है। अकाली दल के साथ भाजपा क्यों साथ देना चाहेगी? या तो अकाली दल में अभी इतना दम बचा हो कि भाजपा उसका फायदा उठा सके। मुझे लगता है कि अकाली दल इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं है, बल्कि अकाली दल तो चाह सकता है कि भाजपा उसको साथ ले ले, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ता भी और भाजपा का नेतृत्व भी अभी ये मानसिक स्थिति में नहीं है कि अकाली दल को साथ लिया जाए। जी और जी इसका जो फायदा है, चाहे इस इलेक्शन में ना हो, आगे भाजपा को होने वाला है। अगर वो नहीं लड़ते साथ, अगर साथ लड़ेंगे तो उनका कार्यकर्ता भी निरुत्साहित होगा, और उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो अगले जो इलेक्शंस हैं उनमें बहुत बड़ी सेटबैक पहुंचेगी, क्योंकि अभी तो दोबारा दोनों हम उसी स्थिति में पहुंच गए। जी अभी तो दोनों ही पार्टियां इनकार कर रही हैं कि साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अभी तो जो मौसम चल रहा है देश में वो इनकार का चल रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से इनकार कर रही है कि हम आपके साथ पंजाब में नहीं लड़ेंगे। हरियाणा में हुड्डा साहब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, इनकार। और यहाँ पे अकाली दल बीजेपी एक दूसरे को कर रहे हैं इनकार। वहां पे ममता दीदी अभी तक पता नहीं मानी है कि नहीं मानी है, इनकार। केरला में वामपंथी मानेंगे कि नहीं मानेंगे पता नहीं, इनकार। और जेडीयू बिहार की बात करें तो उनका तो बिल्कुल ही आप जज नहीं कर सकते नीतीश कुमार का कि वो क्या करें। तो इस वक्त तो देखिए, जो ऐसा है, जी जो मैं कहना चाह रहा था कि जो आईएनडीए बना है, जो उसमें इन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, या जो वहाँ के कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग बैठे हैं, उनके पास अभी ये अधिकार है कि जो वो फैसला करेंगे, नीचे वालों को मन से या अनमन से वो मानना ही पड़ेगा। वहाँ पे जाके क्या लॉजिक होते हैं, क्या युक्ति बनती है, क्या उनको संभावनाएं दिखती हैं, जो डिस्कशन होगी, तो वहाँ से जो कुछ अगर मैसेज आएगा तब पता लगेगा कि ये स्टेट यूनिट्स बचेंगे या नहीं बचेंगे। देखिए, स्टेट्स में या जिले में कोई अगर कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता कुछ कहता है, वो उसकी इच्छा हो सकती है, उसकी इच्छा है कि ऐसा हो, लेकिन वो करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि डिसीजन लेना, निर्णय लेना उसके हक में, उसके प्रेरोगेटिव में नहीं है। जिन्होंने लेना है वो आईएनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठे हैं, तो वहां पर से जो अब तो निकलेगा। पर आईएनडीए आई के कमेटी की बात भी करें तो बीजेपी ने तो कल ही तंज कसा है कि ये कैसी कमेटी बनी है जिसमें नीतीश कुमार नहीं है, जिसमें खड़गे साहब नहीं है, जिसमें ममता बनर्जी नहीं है। क्योंकि सीट शेयरिंग पे अगर किसी ने डिसीजन लेना है तो टॉप लीडर्स ने लेना है। अब क्या अभिषेक बनर्जी पहले फोन करेंगे ममता बनर्जी को कि बताइए इस सीट पर माने कि नहीं माने? इसी तरीके से वेणुगोपाल फोन करेंगे खड़गे साहब को। इसी तरीके से क्या लल्लन सिंह फोन करेंगे नीतीश कुमार को? तो बीजेपी का तंज ये है कि आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिन लोगों को रखा है उनका औचित्य क्या है? वो डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं। ऐसा ऐसा है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति के चाणक्य जो हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि आगे कुआं पीछे खाई। अब जो लोग निर्णय लेने वाले थे, वो गलत निर्णय का कोई भी जो अपराध है अपने माथे पे नहीं लेना चाहते। इन्होंने अपने सेकंड लाइन के लीडर जो है वो आईएनडीए के उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी में डाल दिए, एक शरद पवार जी को छोड़ के। अब शरद पवार जी उनको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर जो नेतृत्व है अपनी अपनी पार्टियों के, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी है, या अरविंद केजरीवाल है, अगर उनको लगेगा कि ये इस हमारे हितों के खिलाफ है तो मुकर जाएंगे, बड़े आराम से मुकर जाएंगे, क्योंकि ये हमने नहीं फैसला किया था, ये तो हमारा प्रतिनिधि गलती कराया। तो वो अपराध अपने माथे पे नहीं लगवाना चाहते, इसलिए पर उन्होंने वहां चुनाव भेजा है। पर चुनाव और के लिए राजनीति सालों में नहीं जो लोग, बचे हैं। चुनाव के लिए तो कुछ महीने ही बचे हैं। और सीट शेयरिंग वो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फॉर्मूला है जो अगर नहीं निकल के आता है तो आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? 1 अक्टूबर की रैली आपने तय कर ली कि 1 अक्टूबर को हम भोपाल में रैली करेंगे, लेकिन सीट शेयर नहीं हुई है, आपको पता ही नहीं है कौन कहाँ से लड़ेगा। तो आपको लगता है कि इन्होंने जो बाद में उठाने वाला स्टेप था वो पहले उठा लिया, और जो सबसे पहले उठा लेना चाहिए था अब तक की 3-4 देखिए, बैठकों के बावजूद? हम बड़े ज्यादा इस चीज को कॉम्प्लिकेट खुद कर रहे हैं। हम जब डिस्कशन करते हैं, जो चीजें ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप में होती है, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही। इकट्ठे लड़े बड़े लड़े, कोई ना कोई जीतेगा भी। ठीक है ना, जीतने के समय कौन सा प्रतिनिधि बना, कौन सा नहीं बना,
इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर सीट पे भाजपा के खिलाफ कोई ना कोई तो होगा, चाहे वो 3 हो चाहे 1 हो जाए, लेकिन 3 और 1 हो जाएगा, उसमें चॉइस पे फर्क पड़ता है। लेकिन जो मतदाता है, मतदाता अपना मन पहले ही बना लेता है, मतदाता ये सब कुछ देख लेता है। ये जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं, ये पार्टीज की अपनी हैं। और मेरे को लगता है कि जो पार्टीज के शीर्ष वाले नेतृत्व वाले हैं वो तो मजे लेते हैं, जो नीचे का कार्यकर्ता है वो बेचारा दिल को लगा लेता है बात, पता नहीं क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा, हमारा क्या होगा। ऊपर वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टेट्स जीतते हैं, हारते हैं, चलता रहता है, कभी मंत्री बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं, ना उनके काम रुकते हैं, ना उनको मीडिया इम्पोर्टेंस देनी बंद करता है। हमारे मीडिया में भी एक दिक्कत है कि जो न्यूसेंस वाला व्यक्ति होता है वो मीडिया में कवरेज ज्यादा लेता है। अगर आपने कोई गड़बड़ करी है, आप चाहे अपराधी होकर जेल से निकल के आए हैं, जेल जिसने उसको भेजा है उसकी इंटरव्यू नहीं होगी, जिसने उसका अपराध सिद्ध किया है, लेकिन अपराधी की इंटरव्यू हर चैनल पे आ जाएगी कि मैं कैसे गया था। तो ये जो मीडिया है किसको कहाँ हाईलाइट कर दे, उसका मीडिया की तो उपयोग पहले ही करना ये जितना सुविधा थी। भाजपा को आता है। मीडिया के लिए तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि एंकर्स की लिस्ट हम तैयार करेंगे, और जो एंकर्स की लिस्ट हम तैयार करेंगे वहां पर हमारा इंडिया गठबंधन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा। वो तो मीडिया ऐसा पे है ही कि ये उनका एक अपना एक और सेल्फ गोल है, ये उनका एक अपना और सेल्फ गोल है, जिस सेल्फ गोल की वजह से ये गलतियां उनसे नरेंद्र मोदी जी की क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक जीत है। जब आप इस लेवल पे आ जाएं कि हम तो ये करेंगे, उसको आने नहीं देंगे, वो आने नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि आप में ही दुविधा है। अगर आप मतलब ओपन आप हो जाते हैं, आप न्यूज चैनल को फोन करके कहेंगे पहले कि भाई साहब उस एंकर को मत बिठाइए, हम मतलब अब नहीं न्यूज नहीं, एंकर मैं को भी मैं ये कहता हूँ, ये बात आपने कह दी कि हम इनको लोगों को नहीं आने देंगे, इसी बात का प्रचार होता रहेगा। आपने मुद्दा तो दे ही दिया ना, बल्कि आप उनसे बात करते, अपनी बात उनको कहते, वो जो मर्जी आगे रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन आपने मुद्दा ये कह के और उनके हाथ में दे दिया कि हम आपको आने नहीं देंगे। वो आपके पिछले सारे बखिए उधेड़ते रहेंगे कि पहले भी ऐसा कर गए थे, पहले भी इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। दुनिया में एक लोकतंत्र और संविधान दो ऐसी चीजें हैं जिनकी रोज हत्या होती है, नहीं तो आमतौर पे किसी की भी हत्या एक बार होती है, यहाँ दो तो क्या हजारों बार दिन में हत्या होती है। उसको ये लोकतंत्र का गला घोट दिया, लोकतंत्र फिर जिंदा हो जाता है। संविधान का गला घोट दिया, संविधान फिर जिंदा हो जाता है। ये रोज यही काम चलता रहता है। ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, उसने गला घोट दिया, मैंने जिंदा कर दिया, वो फिर गला घुट गया, ये चीजें राजनीति में और खास करके लोकतंत्र के साइड इफेक्ट हैं। ये साइड इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी टोटली मेच्योर मतदाता और टोटली मेच्योर इलेक्टोरल जो लड़ने वाले उनके लिए है। लेकिन जितनी भी हम ये सारी चीजें करते हैं, ये हम करते हैं बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर। अब जैसे रवनीत बिट्टू ने कर दी बात कि जिनको ये डिसीजन पसंद नहीं है वो पार्टी छोड़ दे, कि आपको किसने अधिकार दिया ये बात कहने का कि आप पार्टी छोड़ दो? क्या आपके चलिए घर की जाते जाते पार्टी है? चलिए जाते जाते आपसे एक मन की बात और पूछ लेते हैं। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार इंडिया में बने रहेंगे या फिर एनडीए का रुख करेंगे? क्योंकि एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है उनकी पीएम के साथ हंसते हुए, बड़े अच्छे तरीके से खड़े हैं। ऐसा 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 है कि नीतीश कुमार जी को भाजपा अगर लेना चाहेगी तब वो आएंगे। अब भाजपा कैलकुलेट करेगी कि नीतीश कुमार को लेने का फायदा है या नहीं है। अब नीतीश कुमार के पास चॉइस नहीं बची, वो अपनी मर्जी से नहीं आ जा सकते। आपको लगता है अंदर अगर खाने के लिए भाजपा बोल रही होगी? अगर भाजपा नहीं लेगी उनको तो उनके पास मजबूरी है, एनडीए में बना रहना पड़ेगा। और भाजपा के पाले में गेंद है, वो नीतीश कुमार को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने ऑपोजिशन में रख के करना चाहते हैं या अपने पास रख के करना चाहते हैं, ये डिसीजन भाजपा के जो नेतृत्व है उन्होंने कर रखा होगा। हमें लोगों को बाद में पता लगेगा, लेकिन मुझे जो, अगर मैं एक कॉमन सेंस के हिसाब से सोचता हूँ तो वो आईएनडीए में ही रहेंगे, इस तरफ नहीं आएंगे, चलिए क्योंकि बहुत बहुत भाजपा को उनको साथ लेके नुकसान होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि चर्चाएं चलिए, राजनीति में अक्सर एक फोटो से भी चर्चा निकल जाती है, और चर्चा करना हमारा काम है। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।